जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार का करंट अफेयर्स लेके आए हैं। आज हम पढ़ेंगे बिहार का करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए। जितने भी आपके बिहार के एग्जाम होने वाले हैं सभी के लिए ये जो करंट अफेयर्स है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, और ये जो है दृष्टि की तरफ से करवाया गया है, तो इसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे। आज हम करेंगे दिसंबर माह का करंट अफेयर्स, फिर इसके बाद नवंबर माह पूरे 6 महीने का प्रीवियस करंट अफेयर्स करवाएंगे। ये आपका बिहार का होगा पूरा संग्रह, जितना भी अभी तक बिहार में जो भी नई नई मतलब योजनाएं हैं सारी योजनाओं को कवर करेंगे, और जो भी नए नए वहाँ के बिहार में जो जो कार्य हुए हैं उनको सभी को कवर करेंगे। हम करेंगे दिसंबर 2023 का संपूर्ण करंट अफेयर्स, फिर इसके बाद हम लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स आपका जो है एग्जाम में पूछा जाता है। 6 मंथ जो है करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम 6 मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए दिसंबर, फिर नवंबर, फिर अक्टूबर, ऐसे करके पूरे जुलाई तक का हम लोग करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आज के इस क्लास में हम दिसंबर का देखेंगे। ये कुछ बिहार के जो भी अभी तक मतलब योजनाएं हुई हैं दिसंबर में, उनकी जो है लिस्ट दी हुई है। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आप सभी का स्वागत है। बिहार देख पा रहे हैं, ये बिहार का करंट अफेयर्स है दिसंबर 2023 का, और ये दृष्टि की तरफ से है। ठीक है, अब ये जो है देख सकते हैं बिहार में राजगीर महोत्सव की शुरुआत हुई। कौन से महोत्सव की? यहाँ पे राजगीर महोत्सव की शुरुआत हुई है, और यह चर्चा में क्यों है आपको ये याद रखना है। इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको कभी भूलेगा नहीं। अगर आप क्वेश्चन करते हो ना तो एमसीक्यू इसके बाद करेंगे, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे करंट अफेयर्स का। 30 नवंबर 2023 को बिहार में राजगीर महोत्सव की शुरुआत हुई, और इसका उद्घाटन जो है बिहार के वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा किया गया। कौन से मंत्री के द्वारा किया गया था? विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा ये किया गया है, जो वित्त एवं वाणिज्य मंत्री हैं। ठीक है, राजगीर महोत्सव की शुरुआत, ठीक है, यहाँ पे कब हुई थी राजगीर महोत्सव की शुरुआत? ये जो है 30 नवंबर को हुई थी। 30 नवंबर 2023 को जो है राजगीर महोत्सव की शुरुआत हुई थी। आप इसमें देख पा रहे हैं विजय कुमार चौधरी जी यहाँ पर हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ फोटो है, फोटो भी इसलिए लगा के दे रखे हैं ताकि आप लोगों को जो है समझने में आसानी होगी, और ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, ये हाँ, अभी देखिए यहाँ पे प्रमुख बिंदु जो राजगीर महोत्सव है, यहाँ के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन नालंदा के सौजन्य से जो है, नालंदा के सौजन्य से आप देख पा रहे हैं राजगीर महोत्सव का आयोजन 30 नवंबर 2 से 2 दिसंबर 2023 के बीच स्टेट गेस्ट हाउस मैदान में किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका इस अवसर पर महिला महोत्सव, व्यंजन मेला, पुस्तक मेला, विभिन्न खेल प्रतियोगिता, दंगल प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, विभिन्न विभागों के स्टॉल, विभागीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम है। मगध कला सांस्कृतिक केंद्र की तरफ से भागीरथ की गंगा एवं नृत्य नाटिका, ऐश्वर्य निगम, दीपाली सहाय का सिंगिंग कार्यक्रम होगा। ये जो है प्रमुख इसके कार्यक्रम के बिंदु थे। ठीक है, और इस महोत्सव के अवसर पर 7 दिवसीय ग्राम श्री मेला का आयोजन 6 दिसंबर 2023 को होगा। और विदित है कि वर्ष 1986 में राजगीर महोत्सव की शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ये चर्चा में है इसलिए। फिर राजगीर महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1986 ईस्वी में इसकी जो है शुरुआत हुई थी। ये बात आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका टॉपिक, बिहार की ज्योति सिन्हा को मिला श्रेष्ठ दिव्यांगजन का राष्ट्रीय पुरस्कार। ये चर्चा में क्यों है? 3 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एक भव्य समारोह में बिहार के मुजफ्फरपुर की ज्योति सिन्हा को श्रेष्ठ दिव्यांगजन के राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अब अगर आपसे पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ दिव्यांगजन का राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है ज्योति सिन्हा को। आपको ये याद रखना है, ये चर्चा में क्यों है और इसके प्रमुख बिंदु देखेंगे। विदित हो कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय योगदान के लिए 21 व्यक्तियों और 9 संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान किया। 70% मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रस्त बिहार की ज्योति सिन्हा को मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए, कला और संस्कृति के क्षेत्र में दिव्यांगजन की श्रेष्ठ श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और आपका जो है
जितने भी आपके एग्जाम आ रहे हैं, बिहार का टीचर एग्जाम है, बीपीएससी एग्जाम है और बीएसएससी एग्जाम है, जितने भी अभी एग्जाम आ रहे हैं सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको सही से देखिएगा और याद भी रखिएगा, ठीक है। इसके मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ये कंप्लीट होने के बाद जब 6 मंथ हम करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद एमसीक्यू भी करवाएंगे। विदित हो कि केंद्र सरकार ने 1969 में या नियोक्ताओं और कर्मचारियों के रूप में उत्कृष्ट दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की एक योजना को मंजूरी दी थी। ये पुरस्कार दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों पर जनता का ध्यान केंद्रित करने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को उत्कृष्ट दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले व्यक्तियों संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2023 के लिए विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों के तहत दिए गए हैं, ठीक है। पहला है जैसे विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 व्यक्तिगत उत्कृष्टता, सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन और श्रेष्ठ दिव्यांगजन, ये 2 श्रेणियां हैं यहाँ पे। लोकोमोटर चुनौती, लोकोमोटर मांसपेशी चुनौतियां, बौनापन, एसिड अटैक, व्यक्ति सुस्ती, कुष्ठ रोग से उभरे हुए सेरेब्रल पॉल्सी, दृश्य हानि में अंधापन, कम दृष्टि, मतलब कौन कौन से जो है इसमें श्रेणी में आते हैं वो बता रहे हैं। श्रवण हानि की बात करेंगे तो ये बहरा, सुनने में कठिनाई, बोलने और भाषा की चुनौती, इसके लिए भी दिया गया। बौद्धिक विकलांगता की बात करेंगे तो मानसिक मंदता, मानसिक व्यवहार, विशिष्ट सीखने की चुनौती और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का विकार, ये जो है प्रमुख इसके जो है विकार थे सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठ दिव्यांगजन के। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम ये दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए लगे संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। जैसे दिव्यांग सशक्तिकरण हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है, निजी संगठन एनजीओ। फिर आपका जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वही पढ़ा रहे हैं। फिर आपको बिहार में पंचायत उपचुनाव के लिए तारीखों का हुआ ऐलान। जो बिहार में पंचायत उपचुनाव हो रहे हैं उसकी तारीखों का जो यहाँ पे ऐलान हुआ है, ये चर्चा में क्यों है। तो 4 दिसंबर 2023 को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है और राज्य में पंचायत के कुल 1675 पदों के लिए उपचुनाव होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार में पंचायत उपचुनाव के लिए कितने पदों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ये 1675 पदों पर के लिए हो रहे हैं, ठीक है। प्रमुख बिंदु क्या है, राज्य निर्वाचन के आयोग के द्वारा जारी किए गए अधिसूचना के तहत मतदान की तारीख 28 दिसंबर को निर्धारित की गई है, जबकि नामांकन 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक होगी। नामांकन पत्रों की जांच 16 दिसंबर को होगी, जबकि नामांकन पत्र वापस लिए जाने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। पंचायत उपचुनाव के अंतर्गत जिला परिषद सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम कचहरी सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम कचहरी पंच के पद के लिए चुनाव होंगे, ठीक है। जिला परिषद सदस्य के लिए 4 पद, ग्राम पंचायत मुखिया के लिए 21, ग्राम कचहरी सरपंच के लिए 36, पंचायत समिति सदस्य के लिए 20, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 353 और ग्राम कचहरी पंच के लिए 1241 पदों हेतु चुनाव होना है, ठीक है। और 28 दिसंबर को मतदान होंगे, जो सुबह के 7 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा और 30 दिसंबर की सुबह 8 बजे से मतगणना होकर हो जाएगी, ठीक है। और विदित हो कि पिछली बार पंच सहित अन्य रिक्त पदों 2022 में उपचुनाव हुआ था, ठीक है। बिहार में पंचायत उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से जो है मतदान की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। फिर बिहार में 13 दिसंबर से 2 दिन का वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन हुआ था। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 13 दिसंबर से 2 दिन का हुआ। ये चर्चा में क्यों है, आप देख रहे हैं यहाँ आपके लिए ना जो है पूरा बिहार स्पेशल करवा रहे हैं। और वैसे नेशनल करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ा ही दिए हैं, आप वहां पे जाकर के प्लेलिस्ट में दृष्टि की जो घटना चक्र है उसका पूरा सार जितना भी हो सकता था हमने वन लाइनर में करवा दिया है। नेशनल हो गया है, अब हम स्टेट वाला आपका स्पेशल बिहार करवा रहे हैं। 5 दिसंबर 2023 को बिहार के उद्योग विभाग के मंत्री समीर महासेठ तथा सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने मीडिया को बताया कि उद्योग विभाग द्वारा 13-14 दिसंबर 2023 को पटना के ज्ञान भवन में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 एक वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसका प्रमुख बिंदु है कि इसमें जो है देश विदेश और प्रदेश से जो है 600 से अधिक उद्यमियों के शामिल होने की संभावना है। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि उद्योग विभाग द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका, ढाका, दुबई, ताइवान और जापान में इन्वेस्टर्स मीट आयोजित किया गया है
और वहां के निवेशकों को बिहार में निवेश तथा बिजनेस कनेक्ट 2023 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। ठीक है, और इसमें जो है एक मुख्य बिंदु है, अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 के पहले दिन ही प्राथमिकता वाले 4 उद्योग कौन कौन से हैं? टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, आईटी, ईएसडीएम और जनरल मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा होगी, जिसमें भाग लेने के लिए 7 मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। ठीक है, और दूसरे मुख्य सत्र का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रीगण शामिल होंगे। दोनों दिन में उद्यमियों के साथ B2B बैठक का आयोजन किया जाएगा। अब आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट क्या है, ये B2B संवाद का आयोजन किया जाएगा। ये याद है, आपसे पूछ सकते हैं कि जो है इसमें उद्योग विभाग की जो मीटिंग हुई है, जो वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन है, इसमें किस टाइप की मीटिंग हुई थी? तो B2B प्रकार की बैठक यहाँ पर संपन्न हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रेस संवाद है 5/12/2023 का। बिहार है तैयार, इस तरह कुछ यहाँ पे थीम है। नेक्स्ट देखेंगे, देश में पहली बार ट्रांसजेंडर को बनाया पटना यूनिवर्सिटी में सीनेट सदस्य। अब यहाँ पे पटना में जो है पहली बार कौन बना था सीनेट सदस्य? ट्रांसजेंडर। ये आपसे पूछने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ये चर्चा में भी है। तो चर्चा में क्यों है, इसके बारे में देखेंगे। 6 दिसंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के राज्यपाल एवं कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, यहाँ ये राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है बिहार के राज्यपाल हैं, तो इन्होंने ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद को पटना विश्वविद्यालय के सीनेट का सदस्य मनोनीत किया। कहाँ का सदस्य? पटना जो विश्वविद्यालय है, पटना यूनिवर्सिटी, उसके सीनेट का सदस्य जो है इनको मनोनीत किया गया है। ये हैं जो है आप देख सकते हैं, ये आपके पटना विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य चुनी गई हैं, और ये जो है ट्रांसजेंडर हैं। ठीक, इनका नाम आपको बता ही दिए हैं। इनका नाम है जो है रेशमा प्रसाद। प्रमुख बिंदु क्या है? रेशमा प्रसाद देश के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर है, और उनका मनोनयन जो है 3 वर्ष के लिए हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कितने वर्षों के लिए है, ये 3 वर्ष के लिए है। ठीक है, और रेशमा प्रसाद के सीनेट का सदस्य होने पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ट्रांसजेंडर की समस्याएं आ सकेंगी। राजधानी पटना की निवासी रेशमा प्रसाद अपनी सामाजिक संस्था दोस्ताना सफर के माध्यम से ट्रांसजेंडर के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए वर्षों से कार्य भी कर रही हैं, और इन्हीं के प्रयास से पटना के खगौल में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के लिए गरिमा गृह की स्थापना की, जहां आश्रय विहीन ट्रांसजेंडर्स रहते हैं। अब आपको बिहार के अक्षय कुमार का तीसरी बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। अक्षय कुमार जो है, सॉरी अभय कुमार, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, अभय कुमार जो है बिहार के, इनका तीसरी बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। और इस चर्चा में क्यों है? 6 दिसंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के वैशाली जिले में देसरी प्रखंड के गाजीपुर निवासी अभय कुमार ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए तीसरी बार अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। इसके प्रमुख बिंदु क्या है? रिकॉर्ड की सफलता के बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अभय कुमार को सर्टिफिकेट प्रदान किया है। इसके अलावा उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड न्यूज के लिए भी चुना है। इसके लिए उन्होंने कंप्यूटर द्वारा रेंडमाइज किए हुए 10,000 वर्षों के 19 कैलेंडर तिथियों का जवाब 1 मिनट में देकर अपने ही द्वारा बनाए गए 1 मिनट 10,000 वर्षों के 16 कैलेंडर तिथियों के जवाब देने का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले भी अभय कुमार ने विभिन्न 91 देशों के पासपोर्ट को 1 मिनट में पहचान कर रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, अभय छात्रों के मेमोरी पावर, स्मृति सुधार को बढ़ाने तथा विषयों के तथ्यों को कम समय पर याद करने एवं ज्यादा समय तक याद रख पाने के लिए विशेष तकनीकों का ऐप aspirant.jet.com वेबसाइट के माध्यम से कक्षा 5 के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रशिक्षण भी देते हैं। अभय कुमार स्कूल कॉलेजों के आमंत्रण पर सेमिनार में भाग भी लेते हैं। अभय के मुताबिक उनका लक्ष्य है 2030 तक सभी माध्यमों से 10 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित मेमोरी और पढ़ाई तकनीकी में प्रशिक्षण प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका गया के पटवा टोली के बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री वीवर्स ऑफ होप ने जीता यूनेस्को पुरस्कार। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो है और अदर्स एग्जाम में और बिहार के एग्जाम में तो आने की प्रबल संभावना है ही, क्योंकि जो है ऐसे ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है आपके एग्जाम्स में। ये क्यों वीवर्स ऑफ होप जो पुरस्कार है, वीवर्स ऑफ होप डॉक्यूमेंट्री है, ये यूनेस्को पुरस्कार इसने जीता है। ये चर्चा में क्यों है?
तो 7 दिसंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार जो है गया के निकट पटुआ टोली के बुनकरों के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप को यूनेस्को की तरफ से पुरस्कार सम्मानित किया गया है। प्रमुख बिंदु क्या कौन से हैं? फिल्म के निर्देशक सिंजन चटर्जी ने बताया कि यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म गया के निकट पटुआ टोली के बुनकरों के जीवन पर आधारित है। और विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी मोहम्मद मुदस्सिर आलम ने बताया कि प्रतियोगिता यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को और कॉमनवेल्थ मीडिया सेंटर फॉर एशिया CMTEMCA द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म को नगद पुरस्कार के साथ विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया था। और फिल्म निर्माण में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय CUSB के मास कम्युनिकेशन और मीडिया विभाग के छात्रों ने अपना अहम योगदान भी दिया था। इसमें फिल्म निर्माण में मीडिया विभाग के शिवम भदानी, शिवम चटर्जी, तुबा रहमान, प्रगति कुमारी, मेघा कुमारी, अदिति सिंघल, ऋषा कुमारी, दीक्षित सिंह और सीलू रागनी ये जो है महत्वपूर्ण रूप से शामिल रही। ठीक है, ये है कुछ इस तरह से बुनकरों की जो है ये वहां के जो पटुआ टोली के बुनकर हैं उनकी एक फोटो दी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है अपना बुनकर जो कपड़ों को बुनाई कर रहे हैं और इसी से अपना जीवन यापन करते हैं। इन्हीं पर जो है वीवर्स ऑफ होप नामक जो है डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है। नेक्स्ट है आपका जो है नीति आयोग के ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में पूर्वी भारत में बिहार के सिवान जिले का आदर ब्लॉक शीर्ष पर है। आदर जो ब्लॉक है वो शीर्ष पर रहा। ये चर्चा में क्यों है? तो 7 दिसंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में जोन 6 में शामिल पूरे भारत में बिहार के सिवान जिले के आंदर ब्लॉक में को शीर्ष स्थान मिला है। प्रमुख बिंदु क्या क्या है? एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में तेलंगाना के आसिफाबाद के तिरियानी कुमरम भीम ब्लॉक को पहला और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट है ब्लॉकों को भौगोलिक दृष्टि से 6 जोनों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक जोन से 2 ब्लॉकों को रैंकिंग भी दी गई है। जोन 1 जिसमें पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ द्वीप भी शामिल है और पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः अमरी ब्लॉक, पश्चिम करबी आंगलोंग असम और नगोपा ब्लॉक सैतुअल मिजोरम रहे। ठीक है, और जो है जोन 2 में जिसमें उत्तर भारतीय राज्य शामिल है उसमें उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के हरैया ब्लॉक ने पहला और गाजीपुर जिले के विनो ब्लॉक ने दूसरा स्थान हासिल किया है। और दक्षिण राज्यों वाले जोन 3 में मास्की ब्लॉक, रायचूर कर्नाटक और नारनूर आदिलाबाद तेलंगाना को शीर्ष रैंक घोषित किया गया है। ठीक है, इस तरह से कुछ यहाँ की रैंकिंग रही। फिर नेक्स्ट है आपका 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री। 26वीं जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है इसकी बैठक में शामिल हुए हैं जो मुख्यमंत्री। ये चर्चा में क्यों है? तो 10 दिसंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बिहार के पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए और बैठक की मेजबानी भी की। प्रमुख बिंदु क्या क्या है? केंद्र सरकार के निर्देश पर पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की यह 5वीं बार बैठक है। आपसे ये पूछ सकता है कि हाल ही में हुई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का कौन सा क्रम था? 5वीं, 6वीं, 7वीं? आपसे ऐसे क्वेश्चन कर सकता है, इसलिए आपको याद रखना है ये 5वीं बैठक हुई। ठीक है, इसके पूर्व जो है अब ये भी पूछ सकता है कि पहली बैठक कब हुई? तो इसके पूर्व जो है 4 बैठक आपकी हो चुकी हैं, 1958, 1963, 1985 और 2015। सबसे पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 1958 को, ये आप याद रखिएगा। इस बैठक में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मंत्री और वरीय अधिकारी जो बैठक में शामिल हुए। इसमें जो है मुख्यमंत्री ने 28 फरवरी 2020 में उड़ीसा में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय बैठक में जो है भाग लिया था। और मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना करा ली है और इसके आंकड़ों को जारी किया है, जिसके अनुसार बिहार की कुल आबादी 13,07,25,310 है, जिसमें 53,72,022 लोग बिहार के बाहर रह रहे हैं और 12,53,53,000 राज्य में रह रहे हैं। ठीक है, ये जो है कुछ आंकड़ा व्यक्त किया है। इसमें जाति आधारित गणना में बिहार वर्ग जो है 27.12% पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा 36.01 है, अनुसूचित जाति 19.65 है, अनुसूचित जनजाति 1.68% है और सामान्य वर्ग 15.52% जो है आबादी यहाँ पर स्थित है। इस तरह से कुछ इसमें जो है मेन मुद्दे थे। और ये आप याद रखिएगा, वर्ष 2018 से सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत अत्यंत निर्भर
निर्धन परिवार को रोजगार हेतु दी जा रही 1 लाख रुपए की सहायता राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। अगर आपसे पूछता है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में जो है सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत अत्यंत निर्धन परिवार को रोजगार दी जाने वाली 1 लाख रुपए की सहायता राशि को बढ़ाकर कितना किया है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो आपको याद रखना है यहाँ पर बढ़ा करके 2 लाख इसको किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक है। यहाँ पे आपका अमित शाह जी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, यहाँ पे तेजस्वी यादव भी हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं। इस तरह से कुछ यहाँ पे आपके क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी, देख सकते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री जी हैं। नेक्स्ट आपका मुख्यमंत्री ने बिहटा में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की इकाइयों का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना काफी इंपॉर्टेंट है, ये चर्चा में क्यों है? तो 12 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले के बिहटा के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्लग एंड प्ले सेट तथा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की इकाइयों का उद्घाटन किया है। इसमें प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों को द्वितीय किस्त का चेक वितरण किया है। और इसके तहत जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भोजपुर इंटरप्राइजेज, आस्था टेक्सटाइल्स, प्रियंका इंटरप्राइजेज और आनंद इंटरप्राइजेज को 3-3 लाख रुपए का सांकेतिक चेक भी प्रदान किया। ठीक है, आप देख सकते हैं जो है यहाँ पे इन्होंने लोकार्पण भी किया है। और इस अवसर पर जो है मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्र परिसर में नवनिर्मित ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का उद्घाटन भी किया। नवनिर्मित ब्रिटानिया लिमिटेड वर्ष 2011 में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्रथम इकाई हाजीपुर में स्थापित की गई और 12 दिसंबर 2023 को दूसरी इकाई का उद्घाटन भी और उत्पादन कार्य भी शुरू हुआ। ठीक है, ये आपका ब्रिटानिया जो इंडस्ट्री है उसका उद्घाटन समारोह था, यहाँ पर उन्होंने उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री ने किया केसरिया स्तूप के मार्गीय सुविधा केंद्र सह कैफेटेरिया का उद्घाटन। ये चर्चा में क्या है, क्यों है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ऐसी जो चीजें हैं ऐतिहासिक है थोड़ा सा, तो इन पे जरूर आपको क्वेश्चन बनता है। केसरिया स्तूप के मार्गीय सुविधा केंद्र सह कैफेटेरिया का उद्घाटन किया है। 12 दिसंबर 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया स्तूप के मार्गीय सुविधा केंद्र सह कैफेटेरिया का फीता काटकर उद्घाटन किया एवं केसरिया स्तूप के प्रांगण में पर्यटकीय सुविधा के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया था। आप देख सकते हैं ये जो है आपको मार्गीय सुविधा केंद्र, केसरिया स्तूप का मार्गीय सुविधा केंद्र काफी अच्छे मतलब अच्छा देखने में है ये। और इसका जो है इन्होंने उद्घाटन किया है फीता काट करके। ठीक है, ये कुछ इस तरह से यहाँ के इमेज है। इसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से थे? इस योजना की लागत राशि 6.90 करोड़ रुपए है और कैफेटेरिया के बन जाने से यहाँ आने जाने वाले पर्यटकों को ठहरने में सुविधा होगी। केसरिया स्तूप के प्रांगण में पर्यटकीय सुविधा के विकास कार्यों की महत्वपूर्ण योजना की लागत 19.77 करोड़ रुपए है। यहाँ बौद्ध प्रतीक चिन्ह में विशिष्ट महत्व रखने वाले केसरिया स्तूप के पास ही उसकी एक प्रतिकृति का निर्माण किया जाएगा और इसमें मुख्य स्तूप के विलुप्त भाग संरचना में उकेरे जाएंगे। मुख्य संरचना के चारों ओर कुल 8 लघु प्रतिकृतियां बनाई जाएंगी जिनमें विश्व शांति स्तूप, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय के भगवान शेष, अशोक स्तंभ, वैशाली विक्रमशिला, गुरुपा बोध बराबर की गुफा है, सुजाता स्तूप शामिल हैं। इसमें पर्यटकों को बौद्ध वास्तुकला की संपूर्ण झलक मिलेगी। स्तूप जैसी आकृति के अंदर 45 सीटों वाले सभागार का निर्माण भी किया जाएगा जो ऑडियो विजुअल सिस्टम से लैस होगा। इस संरचना में भगवान बुद्ध से संबंधित लघु व्रत चित्र एवं प्रदर्शनी दिखाए जाने के लिए प्रदर्शनी का हाल भी प्रबंध किया गया है। और ये जो योजना है इस योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा कराया गया है और योजना के अंतर्गत टूरिस्ट विजिटिंग सेंटर एवं कैफेटेरिया भवन का निर्माण कराया गया है। दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। इसका पार्ट 2 भी आएगा। दिसंबर का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया, इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें जो है दिसंबर के बची हुई और योजनाएं जो बिहार में अभी हुई हैं उनके बारे में देखेंगे। दोस्तों आपको अगर क्लास पसंद आई हो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और दोस्तों आपके बिहार टीचर का एग्जाम बहुत ही जल्द आ रहा है, इसलिए आप एक भी देरी ना करें, सारी करंट अफेयर्स तैयार करें। आप जुलाई तक का मिनिमम जुलाई तक का करंट अफेयर्स जरूर पढ़ के जाएं और
फिर इसके बाद आपको क्या करना है, बस रिवीजन करना है, जितना हो सके आप रिवीजन करें, क्योंकि आपके पास टाइम रह नहीं गया। और कोई भी कहीं से मतलब ऐसा कोई कोर्स खरीदने की कोशिश मत कीजिएगा जिसमें 6 मंथ 6 मंथ आपको सिर्फ क्लास करने में ही लग जाए। ऐसा कोई कोर्स मत कीजिएगा, मत खरीदिएगा, यही कहेंगे, क्योंकि आपके पास वैसे टाइम नहीं है। बहुत लोग होंगे बोलेंगे कि 1 महीने में हम कोर्स कंप्लीट करवा देंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए मेरा ये पर्सनल सजेशन था जो आपको मैंने दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।